इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप वाइज हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्पफुल होता है प्रिडिक्ट करने में डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट है equilibrium constant is helpful to predict the extent of a reaction and the third point हम जो डिस्कस करेंगे वो है effect of the change in conditions on equilibrium constant। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो है प्रेडिक्शन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। फ्रेंड्स, किसी भी टाइम इंटरवल पर इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले ही हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। चलिए जानते हैं कि हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें प्रेडिक्ट करता है कि ये रिएक्शन किसी भी टाइम इंटरवल पर इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, या फिर ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now the question is how to predict the direction of a reversible reaction. फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचने से पहले रिवर्सिबल रिएक्शन में हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, या ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में इस वक्त मौजूद है। इसे जानने के लिए ज़रूरी है कि हम टू टर्म्स को अच्छे तरीके से जानें। फर्स्ट है Kc एंड सेकेंड है Qc। Kc रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम, वर्ड इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट किसको करता है कि जब कोई चीज़ के दरमियान बैलेंस मौजूद होता है। ठीक है, यही वजह है कि Kc रेशियो है ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। ठीक है, जब कभी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी के दरमियान, कंसंट्रेशन के दरमियान जो है बैलेंस आ जाता है, मींस जितने रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं सेम उसी रेट से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर Kc जो है वो रेशियो होता है ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब Qc क्या है? Qc रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन कोशेंट को। रिएक्शन कोशेंट क्या है? रिएक्शन कोशेंट Qc इज द रेशियो ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हम रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कभी किसी भी पॉइंट पर हम ये मालूम करते हैं कि कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्या है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले उस रिएक्शन के, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन कोशेंट Qc से। मीन्स ये इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है रिएक्शन की। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले याद रखें कि किसी भी पॉइंट पर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मालूम करते हैं तो वो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की, या फिर नॉन इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टेट कहलाती है इस रिएक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास Qc जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगेन रिपीट करती हूँ कि Qc जो है ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। मींस इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुँचने से पहले जब कभी हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मालूम करेंगे तो उसे हम कहेंगे
रिएक्शन कोशेंट या QC से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट की जब हम बात करते हैं तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है तो वहाँ पर हमारे पास अब QC नहीं यूज़ होगा, बल्कि हम जो सिंबल यूज़ करेंगे या टर्म यूज़ करेंगे वो KC कहलाएगा। मीन्स अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मीन्स जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेम उसी स्पीड से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। यही वजह है कि हम वहाँ KC का सिंबल यूज़ करेंगे। डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम कंपेयर करते हैं QC को KC के साथ। तो तब हमारे पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास QC इज़ लेस देन KC है। सेकंड केस को हम स्टडी करेंगे जो कि QC इज़ ग्रेटर देन KC है। एंड थर्ड केस है QC इज़ इक्वल टू KC। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस को जो है QC इज़ लेस देन KC। मीन्स इनिशियल जो कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कम है एज़ कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो क्या होगी? फ्रेंड्स याद रखें कि हमारे पास QC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। मीन्स कि हमारे पास अगर QC की वैल्यू कम होगी तो याद रखें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हमेशा कम हो रहा होगी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इस स्टेज पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के कम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QC की वैल्यू हमारे पास कम है। तो यही वजह है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी कम हो रही है। ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है कम हो रही है, मींस लेस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स जो हैं इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट तभी इस्टेब्लिश होती है जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे सेम उसी स्पीड से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो रही है और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो ताकि वो बराबर हो जाए रिएक्टेंट्स के और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं ताकि वो रिएक्टेंट्स के बराबर हो जाए और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जब कभी हमारे पास QC की वैल्यू लेस होगी एज़ कम्पेयर टू द KC, तो इस स्टेज पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की हमेशा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा ताकि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो और वो कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए रिएक्टेंट की ताकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सके। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जब कभी QC लेस देन होगा KC से तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। सेकेंड केस है QC इज़ ग्रेटर देन KC। मीन्स जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। तो फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास इस टाइम इंटरवल में रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। मीन्स यहाँ पर जब हमारे पास इस टाइम इंटरवल में इनिशियल कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हो रही है क्योंकि QC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने के साथ इस टाइम इंटरवल में याद रखें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रही है। तो अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए कि हम ये इक्विलिब्रियम स्टेट इस रिएक्शन के लिए अचीव कर लें। फ्रेंड्स क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है और
रिएक्टेंट जो है हमारे पास लेस यूटिलाइज हो रहे हैं, यही वजह है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स रिवर्स रिएक्शन इस टाइम पर हो रहा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जिस रेट या स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, सेम उसी स्पीड या रेट से अगेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर क्योंकि लेस रिएक्टेंट है एंड मोर प्रोडक्ट है, यही वजह है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिवर्स रिएक्शन यहाँ हो रहा होगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो जाए। ठीक है, इट्स मीन्स कि जब कभी इनिशियल कंसंट्रेशन QC ग्रेटर होगा देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन KC से, तो यहाँ पर इस टाइम इंटरवल में हमारे पास रिएक्शन हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा। थर्ड केस है हमारे पास QC इज इक्वल टू KC, मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। तो इस केस में हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो फ्रेंड्स याद रखें कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, इट मीन्स कि ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। और इक्विलिब्रियम में कब रिएक्शन होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, तो तभी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है। तो फ्रेंड्स अगेन रिपीट करती हूँ कि जब QC इज इक्वल टू KC होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो इस स्टेज में हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। Now the question is, what is extent of a reaction? The magnitude of Kc shows the extent to which a reaction occurs. In this regard, we come across three cases. Friends, हम बात करते हैं कि extent of a reaction क्या है। Simply extent का मतलब ये है कि हद या लिमिट, मीन्स किस हद तक हमारे पास रिएक्शन में जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उससे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, इसे हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हेल्पफुल है प्रिडिक्ट करने में, हमें बताने में कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें बताता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थ्री केसेस को। केस 1 है हमारे पास KC वैल्यू इज वेरी लार्ज, केस 2 है KC वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड केस 3 है हमारे पास KC वैल्यू इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। So friends, when the equilibrium constant Kc value is very large, then the greater extent of the forward reaction occur. याद रखें कि जब equilibrium constant की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि greater extent में forward reaction occur हुआ है, मीन्स काफ़ी हद तक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो है Kc वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, देन द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन अगर। याद रखें कि जब Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास काफ़ी हद तक जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू जब स्मॉल होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन को। थर्ड पॉइंट जो है Kc वैल्यू इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, मीन्स कंपेरेबल और नियरली इक्वल एक्सटेंट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, कि जब कभी हमारे पास Kc की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी और ना ही बहुत स्मॉल होगी, तो ये रिप्रेजेंट हमें ये करता है कि हमारे पास जो एक्सटेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का वो ऑलमोस्ट इक्वल है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इन तमाम पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे पास जो लार्ज केसी वैल्यू पर एक्सटेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का ज़्यादा होता है और स्मॉल केसी वैल्यू पर एक्सटेंट रिवर्स रिएक्शन का क्यों ज़्यादा होता है, और जब कभी हमारे पास केसी की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत छोटी होती है तो तब यहाँ पर क्यों कंपेरेबल एक्सटेंट में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से लार्ज केसी वैल्यू जो है वो फेवर करती है फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसी को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास 1 लीटर सिलेंडर है। ये एक सील्ड कंटेनर है और यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ बी के साथ। हमने कहा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर केसी की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज है। तो क्या होगा इस रिएक्शन में कि रिएक्टेंट ए एंड बी को जो है रिएक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब इस रिएक्शन में होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लार्ज केसी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को। मींस रिएक्टेंट काफ़ी हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं जब हमारे पास रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में कि जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो है 1 मोल, जबकि प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0 है। जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर जब ये रिएक्शन पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल से कम हो चुकी है और अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर जो इनकी कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल है ऑफ ईच रिएक्टेंट की। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर आप देखें इस टेबल में तो जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की थी वो 0 मोल थी, जबकि अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ चुकी है और वो हमारे पास है 0.99 मोल। फ्रेंड्स, इस चार्ट से आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पर जब ये रिएक्शन पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, मींस लार्ज की सी वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेटर एक्सटेंट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हुआ है। जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए केसी की वैल्यू को जो कि काफ़ी लार्ज है। फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन जहां पर 2Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। केसी है हमारे पास वैल्यू इसकी 1 × 10⁻38 एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड रिएक्शन है जहां पर 2O3 कन्वर्ट हो रहा है 3O2 पे और हमारे पास केसी की वैल्यू जो कि काफ़ी लार्ज है और वो है 1 × 10⁻55 एट 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, इन दोनों केसेस में हमारे पास केसी की वैल्यू काफ़ी लार्ज है। याद रखिए फ्रेंड्स कि जब कभी हमारे पास 10 के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव होगा मीन्स प्लस में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 10⁻38 है और सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास जो पावर है 10⁻55 है। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में है और काफ़ी लार्ज है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि केसी की वैल्यू काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो जब कभी पावर जो होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा प्लस में होगा तो याद रखिए फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है लार्ज केसी वैल्यू को। अब ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है लार्ज केसी वैल्यू कि हमारे पास जो रिएक्शन है ये जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचे तो इसमें ग्रेटर एक्सटेंट में फॉरवर्ड रिएक्शन आकर हुआ जबकि लेस एक्सटेंट में रिवर्स रिएक्शन आकर हुआ। केस 2 जो कि हमें ये बताता है कि जब कभी केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट में अकर हुआ है। इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर अगेन जो है सिलेंडर ले रहे हैं। ये 1 लीटर सील्ड कंटेनर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट X जो है रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट Y के साथ। ठीक है, और अब क्या होगा हमारे पास इनिशियली 1 मोल हमारे पास रिएक्टेंट X है, 1 मोल रिएक्टेंट Y है और प्रोडक्ट जो है 0 है।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है। ये हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इस रिएक्शन में जब हम कह रहे हैं कि Kc की वैल्यू हमने फर्ज की कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर में क्या हुआ होगा कि रिएक्शन जो होगा स्मॉल एक्सटेंट तक प्रोसीड होगा। मीन्स बहुत कम एक्सटेंट में रिएक्टेंट जो होंगे रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब होगा क्या इस रिएक्शन में? फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिएक्शन स्मॉल एक्सटेंट में प्रोसीड होगा, मींस बहुत कम अमाउंट में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब हमारे पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर जो रिएक्टेंट होंगी उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉल Kc वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे पास कि ग्रेटर एक्सटेंट में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हुआ है। मींस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है कि आप टेबल में देख सकते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की वो 1 मोल है, जबकि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 मोल है। जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर देखें तो वो 0.99 मोल एंड प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 0.01 मोल। फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, आप देख सकते हैं कि वो हाई है, जबकि प्रोडक्ट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है 1 लीटर कंटेनर में। क्यों हाई है हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इमेजिन किया कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल है, और हम जानते हैं कि जब कभी Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो फेवर करेगा रिवर्स रिएक्शन को। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो होंगे वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है। एग्जाम्पल लेते हैं रिएक्शन की, ताकि आप बेहतर तौर पर स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में N2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है 2NO। Kc की वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻³ एट 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, जब कभी हमारे पास पावर जो होगा वो माइनस में आएगा तो याद रखें कि वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल Kc की वैल्यू को। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10⁻³ रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा स्मॉल Kc की वैल्यू को। और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल होती है तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उस टाइम पर हमारे पास ग्रेटर एक्सटेंट में रिवर्स रिएक्शन अकर हुआ होता है, जबकि स्मॉल एक्सटेंट में फॉरवर्ड रिएक्शन इस केस में अकर होता है। केस 3 में जहाँ पर Kc की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज होती है और ना ही बहुत स्मॉल होती है, तो इस केस को समझने के लिए हम अगेन रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। H2 रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है 2HI। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 64 एट 400 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज है और ना ही बहुत स्मॉल है, और हम जानते हैं कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज और ना ही बहुत स्मॉल होगी तो इस केस में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो होंगी वो कंपेरेबल होंगे। मीन्स इक्वल एक्सटेंट में दोनों रिएक्शन अकर हो रहे होंगे। डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। जी हाँ, कंडीशंस को चेंज करने पर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट किस तरीके से असरअंदाज होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे।
चलिए जानते हैं कि किस तरह से कंडीशंस का चेंज ना सिर्फ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में भी मुफीद साबित होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, क्योंकि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के। लेकिन जैसे ही इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है बाय द चेंज इन कंडीशंस के जरिए, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होती है, अब वो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर नहीं रहती, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है इक्विलिब्रियम में। और ये डिस्टर्बेंस हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से चेंज इन कंडीशंस के जरिए हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जाए, और ये तभी मुमकिन है कि जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ली चैटलियर्स ने एक प्रिंसिपल पेश किया। इसके मुताबिक व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द चेंज इन कंडीशंस, द सिस्टम मूव्स इन अ डायरेक्शन so as to cancel out the effect of the change in conditions and restore equilibrium again. ली चैटलियर्स हमें ये बताता है कि जब कभी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए कि उसकी कोई भी कंडीशन को चेंज किया जाए। कंडीशंस क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखें कि ये सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके रिजल्ट में सिस्टम कोशिश करेगा कि ऐसी डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन है, इन दोनों में से किसी भी ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि इस इफेक्ट को, जो चेंज का इफेक्ट है, इसको कैंसल आउट करे और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश करे। फर्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। जी हाँ, किस तरीके से कंसंट्रेशन का चेंज किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करता है। चलिए जानते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी एंड डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। सपोज करें कि ये रिएक्शन इस टाइम पर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है, मींस कांस्टेंट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। कंसंट्रेशन को चेंज करने का मतलब ये है कि हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की भी अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास ये चेंज इन कंसंट्रेशन कहलाएगी और ये इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर देगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। ली-शैटलर्स प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब कभी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा किसी भी चेंज इन कंडीशन की वजह से, तो सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो उस चेंज के इफेक्ट को कैंसिल करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि अब बढ़ चुकी है, तो अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? ताकि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसके इफेक्ट को कैंसिल करे, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ताकि ये रिएक्शन जो है अगेन जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर ले। चलिए जानते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करेंगे तो उसका हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा।
फ्रेंड्स अगेन हम वही रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं और हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन इस टाइम पर इक्विलिब्रियम में मौजूद है। रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा इस रिएक्शन का। और हम जानते हैं ली शैटलर्स प्रिंसिपल के मुताबिक कि जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम ये कोशिश करेगा कि ऐसी डायरेक्शन में मूव करे ताकि वो उस जो चेंज है उसके इफेक्ट को कैंसिल करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है तो यही वजह है कि तेजी से प्रोडक्ट जो है अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, मींस रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन होगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास दोबारा से ये सिस्टम जो है अपना इक्विलिब्रियम जो होगा वो रिस्टोर कर लेगा। लेकिन याद रखें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ताकि हमारे पास तेज़ी से जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो और उसके लिए हमने हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। क्योंकि जैसे ही हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो उससे हमारे पास बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है और हम ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारी प्रोडक्शन जो होगी कम होगी बजाय बढ़ने के। अब तक हमने ये जाना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज होना ज़रूरी है, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज से हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा और हमारे पास प्रोडक्शन फॉर्म जो होगी उस पे किस तरीके से वो असरअंदाज होगा। हम जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अगेन डिस्टर्ब हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हम जानते हैं कि ली शैटलर्स प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि ये सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर ये इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा और दोबारा से हमारे पास ये इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लेगा। फ्रेंड्स क्योंकि प्रोडक्ट की हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर लिया तो अब हमारे पास ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और इस फॉरवर्ड रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट का कम करना बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। अब जबकि हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रहे हैं अब की बार, तो देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर इसका क्या असर होता है। फ्रेंड्स जैसे ही हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो गई तो वो तेज़ी से रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मींस रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी ताकि वो कैंसिल आउट कर सके इस चेंज के इफेक्ट को और अगेन जो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर सके। फ्रेंड्स याद रखें कि ये जो कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना है प्रोडक्ट का, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये तेज़ी से प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। मींस ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है।
सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट को, वो है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से टेम्परेचर का चेंज मीन्स टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करता है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द ली शैटलर्स प्रिंसिपल, when a system at equilibrium is disturbed by the change in temperature, the system moves in a direction so that the added heat is absorbed and restores equilibrium again. कि जब कभी किसी भी सिस्टम को जो कि इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है उसको टेम्परेचर के चेंज के ज़रिए डिस्टर्ब किया जाता है, तो याद रखें कि वो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर वो एडेड हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाए और दोबारा से इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाए। डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से टेम्परेचर का जो इंक्रीज है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करता है। क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लेते हैं, रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट कर रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है सी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ ली शैटलर्स प्रिंसिपल हमें बताता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से तो ये सिस्टम मूव करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर एडिड हीट जो होगी एब्जॉर्ब करेगा वो तेज़ी से, और इक्विलिब्रियम अगेन रीस्टोर हो सके ताकि। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये रिएक्शन मूव करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, मींस रेट ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा ताकि ये एडिड हीट तेजी से एब्जॉर्ब हो सके और इक्विलिब्रियम अगेन रीस्टोर हो सके। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पर टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ देखा कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है उसका रेट इंक्रीज हो गया। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करें तो हमें ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जब कभी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसके लिए टेम्परेचर का इंक्रीज करना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के स्पीड को स्पीड अप कर देगा। चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से टेम्परेचर का डिक्रीज होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा, और वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। कंसीडर करते हैं अगेन एक जनरल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है सी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और याद रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और सिस्टम मूव करेगा, हमें मालूम है, उस डायरेक्शन में जहां पर वो कैंसिल आउट कर सके इस इफेक्ट ऑफ द चेंज को और अपने इक्विलिब्रियम को अगेन रीस्टोर कर सके। तो अब की बार क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ, ताकि इस इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर सके और रिस्टोर कर सके इक्विलिब्रियम को। अब फ्रेंड्स, अब की बार ये टेम्परेचर का डिक्रीज करना हमारे लिए फेवरेबल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमारे पास बढ़ गई। तो अब की बार हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर की डिक्रीज के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। यही वजह है कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर का डिक्रीज होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। अब की बार हम जानेंगे कि टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ना कि इवॉल्व हो। तो आप देख सकते हैं कि अगेन एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है सी। अब क्या करेंगे, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखेंगे कि
इसका क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर और हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करना फेवरेबल है या नहीं। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, अब ये तेजी से हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी ताकि ये जो हमने टेम्परेचर का इंक्रीज किया है इसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और अगेन रीस्टोर कर सके इक्विलिब्रियम को। आप देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ जाना हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम जानते हैं कि फेवरेबल है, क्योंकि इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही वजह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ टेम्परेचर का इंक्रीज होना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है। चलिए जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है सी। क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है मींस यहाँ पर जो हीट होगी वो एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और अब की बार जो है ये मूव करेगा रिवर्स डायरेक्शन में ताकि जो हमारे पास ये इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर है इसकी इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके। जो डिक्रीज इन टेम्परेचर हमने किया इसके इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तेजी से ताकि इस इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और अगेन रीस्टोर कर सके इक्विलिब्रियम को। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर की डिक्रीज करने के साथ हमारे पास रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई और ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेजी से प्रोडक्ट जो होंगे अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कम से कम रह जाएगी। यही वजह है कि टेम्परेचर का डिक्रीज होना एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है, बल्कि टेम्परेचर का इंक्रीज एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट कि किस तरीके से प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड फेज में मौजूद होंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज मींस प्रेशर का चेंज होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर गैसियस स्टेट की हम बात करें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है तो तब भी हमारे पास प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज नहीं करेगा। अब कब हमारे पास प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा, उस कंडीशन में करेगा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर डिफरेंट होगा और वो भी गैसियस स्टेट पे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज करते हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइन करते हैं 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी के साथ और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है 1 मोल ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी कंबाइन हो रहे हैं मीन्स 3 मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट है जबकि 1 मोल हमारे पास सी है मीन्स 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट है या इनका वॉल्यूम डिफरेंट है गैसियस स्टेट में। यही वजह है कि प्रेशर को अप्लाई करने से या प्रेशर की चेंज से हमारे पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए प्रेशर का इंक्रीज इस केस में फेवरेबल होगा या नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इस केस में, जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 मोल्स या 3 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल या 1 वॉल्यूम है, तो क्या करता है जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स के। तो इस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इस कंडीशन में प्रेशर का अप्लाई करना हमारे लिए फेवरेबल होगा क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को हमारी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इसी कंडीशन में जो हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए एंड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी कंबाइन हो रहे हैं और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि इस कंडीशन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो जैसे ही हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो याद रखिए कि ये सिस्टम मूव करेगा टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मींस रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। और याद रखें कि ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी हम जानते हैं कि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। फ्रेंड्स जानते हैं कि कैटलिस्ट की एडिशन से क्या केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम असरअंदाज होता है या नहीं। फ्रेंड्स कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट अपॉन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। याद रखें कि जब कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिस्टर्ब नहीं करता। मींस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वही रहेगी जो कैटलिस्ट के ऐड करने से पहले थी। कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम extent in a shorter time to attain the equilibrium faster। कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। मींस अगर एक रिएक्शन जो है, ठीक है, वो 1 घंटे में होना था, ठीक है, कैटलिस्ट की एडिशन के बगैर वो 1 घंटा ले रहा था, तो जैसे ही हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो सपोज करें कि अब वो 1 घंटे की बजाय हमारे पास वही रिएक्शन जो है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मींस कैटलिस्ट ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया ताकि रिएक्शन तेज़ी से हो और इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन कर ले।